गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से हम सोशल साइंस की क्लास में इकट्ठे हो सके। और तुम्हें याद होगा कि हम सिविक्स का चैप्टर चुनावी राजनीति पढ़ रहे हैं। इसका आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आधा चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन है ये, क्या लोकतांत्रिक है? आज हम ये देखेंगे, ठीक है ना बेटा। जब चुनाव आते हैं तो हम अक्सर न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या टीवी न्यूज़ में देखते हैं कि चुनाव में ये गड़बड़ी हुई या ये धांधलेबाजी हुई, चुनाव में ऐसा हो गया, फर्जी वोट डाले गए या बूथ के बूथ कैप्चर कर लिए गए। बहुत सारी खबरें उठती हैं उस वक्त जिस दिन मतदान होता है। लेकिन बेटा सारी खबरें सही नहीं होती है, उसमें कुछ खबरें सही होती हैं और कुछ खबरें उसमें अफवाहें होती है, गलत भी होती हैं। क्योंकि अगर हर खबर सच होती तो क्या देश में चुनाव इस तरीके से मतदान हो पाता? लोग वोट डालने जाते नहीं जाते। लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक है। तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक है। पहली बात जो है वो है स्वतंत्र चुनाव आयोग। जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। एक चुनाव आयोग होता है जो चुनाव करवाता है, जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है चुनाव को करवाने की, वो कहलाता है चुनाव आयोग। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग हम देखेंगे कि जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल फ्री है। उसके ऊपर किसी सरकार का, किसी पार्टी का, किसी न्यायालय का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, किसी का भी कोई जोर नहीं होता है। चुनाव आयोग अपने आप में स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से वो काम करता है। तो चुनाव जो है निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका ये है कि उनका संचालन कौन कर रहा है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से हैं या स्वतंत्र है, ये देखना पड़ेगा। या फिर सरकार या शासक पार्टी उन पर दबाव डाल रही है या कोई ऐसी प्रभाव तो नहीं बना रही कि उनके मुताबिक चुनाव आयोग चुनाव करवाए। क्या उनके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है? ये सब बातें हम देखेंगे। तो ये हमारे चुनाव आयोग के पास है। हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र है। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। हमने सीखा ना, 8th में हम सीख चुके हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। इसी प्रकार से चुनाव आयोग भी अपने आप में स्वतंत्र है। मुख्य निर्वाचन आयोग यानी जो उसका हेड है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। एक बार राष्ट्रपति उसको चुन लेता है तो फिर उसकी सरकार के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना असंभव ही है। इतना आसान नहीं है चुनाव आयुक्त को हटाना, निर्वाचन आयुक्त को हटाना। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त है, यानी जितने अधिकार हमारे चुनाव आयोग को प्राप्त है उतने दुनिया के किसी भी देश के किसी भी चुनाव आयोग को प्राप्त नहीं है। पहली बात, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यानी सिर्फ चुनाव आयोग ही निर्णय लेता है कब चुनाव होगा, कब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, कब मतदान होगा, कब मतों की गणना होगी, कब प्रचार होगा, ये सब यही फैसला करते हैं। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पार्टियों को सजा भी देता है। फिर चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश भी देता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। यानी चुनाव वाले दिन जिनकी ड्यूटी लगती है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली चुनाव आयोग के नियंत्रण में होते हैं। अब यह बात आम हो गई कि निर्वाचन आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगाए। यानी चुनाव आयोग चाहे तो उस समय जो सरकार है या जो कोई भी पार्टी अगर वो गलत काम करे तो वो उसको फटकार भी लगा सकते हैं। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान गलत तरीके से हुआ है तो वो दोबारा भी चुनाव करवा सकते हैं, मतदान का आदेश दे सकते हैं। चुनाव आयोग के पास इतनी उसकी खासियत है, इतना अधिकार है उसको। अक्सर शासक दलों को निर्वाचन आयोग के कामकाज से परेशानी होती है
क्योंकि वो उनके ऊपर बंदिशें लगाते हैं। तो पार्टीज जो होती है, दल जो होते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता निर्वाचन आयोग, लेकिन फिर भी उन्हें निर्वाचन आयोग के आदेश को मानना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार जो चुनाव आयोग है बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष है। अब चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी हो रहे हैं, क्या उत्साह से मतदान कर रहे हैं, लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो ये भारत में जब हम देखते हैं तो भारत में हम देखते हैं कि लोग उत्साहपूर्वक जब चुनाव होता है तो इसमें हिस्सा पूरे देश की जनता लेती है। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया, यानी उससे पता लगता है चुनाव आयोग की योग्यता। और भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं है, इससे पता लगता है कि कितने % लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, कितने लोगों ने वोट डाला। जब न्यूज़ आती है तो न्यूज़ में जिस दिन मतदान होता है उस दिन न्यूज़ में क्या आता है, आज 67% लोगों ने वोट डाला, 70%, यानी कि आधे से अधिक जनता ने वोट डाला। तो इसका मतलब वोट जो है सक्षम है, बिल्कुल भागीदारी हो रही है लोगों की। फिर भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब लोग ज़्यादा वोट डालते हैं। यहाँ पर अमीर लोग इतना बॉदर नहीं करते मतदान जब होता, लेकिन गरीब लोग अपना वोट डालने ज़रूर जाते। जबकि और देशों में अगर देखें, जैसे अमेरिका में अगर हम देखें तो वहाँ पर उल्टा है, वहाँ पर गरीब लोग वोट डालने नहीं जाते, वहाँ अमीर लोग वोट डालने जाते हैं। तीसरी बात, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वो राजनीतिक दलों पर अपना अधिकार जमाए हैं, अनुकूल नीतियों कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं, और जो सच भी है। तो इस तरीके से लोग वोट डालने जाते हैं। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। 2000 के चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था। तो इस प्रकार लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं जब हमारे देश में मतदान होता है। तो पहली बात हमने देखी कि हम कैसे कह सकते हैं भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, कि चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उसके ऊपर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार किसी का जोर नहीं, इवन न्यायालय का भी जोर नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। फिर हमने देखा दूसरी बात कि क्या लोगों की भागीदारी है चुनाव में, मतदान जब होता है तो हमने देखा हाँ, हमारे देश में 1/3 से ज़्यादा लोग वोट डालते, तो इससे पता लगता है कि लोगों की भागीदारी है। उसके बाद हम देखेंगे अगला कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब चुनाव होता है। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता ही है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू न होती हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से भी जीत सकते हैं, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा पर ही निर्भर करता है। पिछले 50 सालों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद भी हैं, और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। पर जब आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसला करते हैं कि किसको वोट देना है? पहली बात तो थोड़ा सा शक होता है कि चुनाव लोकतांत्रिक है या नहीं। कई बार लोग क्या होता है ना, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम बचपन से सुनते, तो हम भी कई बार बड़े होकर बिना सोचे समझे उसी पार्टी को वोट देने लगते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि क्या लोग पूरी समझदारी से और सारी चीज़ें जानकर फैसला कर रहे हैं कि किसको वोट देना है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे बड़ों ने जिस पार्टी को वोट दिया है हम भी उसी पार्टी को वोट दें। हो सकता है हमें लगता है कि वो पार्टी वोट के लायक नहीं, हो सकता है कोई दूसरी पार्टी को के पास ज़्यादा अच्छे नेता, हम उसको वोट दे सकते हैं। क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध है? क्या जो आज जितनी पार्टियां, क्या वो सब सही हैं? जितने विकल्प आ रहे हैं क्या उनको हम सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं? ये दूसरी बात है। क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या सब बराबर हैं? कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, कोई रिश्वत नहीं दे रही पार्टी, कोई किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही है।
ये कुछ बातें हैं जो हमें सोचनी है। क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? ये कुछ सवाल है बेटा। देखो, पूरी तरीके से तो लोकतांत्रिक चुनाव किसी भी देश में नहीं है, इवन हमारे देश में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे देश में काफ़ी हद तक लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमा और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे जैसे ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीती जाएंगी, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। फिर देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। पहली बार जो पार्टी रुपए पैसे वाली है, ज़्यादा चांस उसी का होता है जीतने का। फिर कुछ इलाकों में आपराधिक प्रवृत्ति के नेता पाए जाते हैं, पार्टियां पाई जाती हैं जो डरा धमकाकर सीधे लोगों को चुनाव से बाहर कर देते हैं। अगर कोई ईमानदार शख्स चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है तो डरा धमकाकर उसको अलग कर दिया जाता है। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। फिर कहते हैं चाचा भतीजावाद चलता है, रिश्तेदारी चलती है। अगर मेरा कोई पहले से पार्टी में मौजूद है तो मुझे भी टिकट मिल ही जाएगा। हम टिकट के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो मुझे भी टिकट मिल जाएगा। मान लो मेरे हस्बैंड हैं या मेरा भाई है या मेरे पिता है या मेरी माता है, वो रहे हैं अगर पार्टी में पहले से, तो मुझे भी आसानी से टिकट मिल जाएगा। ये बात भी चालू लगती है, आजकल चल रही है। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियां और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। अक्सर लोगों के पास विकल्प ही नहीं होते हैं क्योंकि जो एक पार्टी वायदे करती वही दूसरी पार्टी घुमा फिरा के वायदे करती है। यानी गोभी आलू, आलू गोभी, समझ गए ना? जो एक पार्टी ने वायदा किया दूसरी पार्टी ने वही वायदे लेकिन दूसरे शब्दों में कह दिए। तो यानी एक से ही वायदे सब पार्टी करती, तो लोगों के पास विकल्प ही नहीं है। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यानी जो बड़े दल है उन्हें तो परेशानी नहीं थी, लेकिन जो छोटे दल खड़े होते हैं उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। ज़रूरी नहीं है हम ये कहें कि सिर्फ भारत में ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ज़्यादातर देशों में ऐसा है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। इनमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में ज़रूरी बदलाव की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि नहीं इस तरीके का चुनाव होना चाहिए? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, ये आज हमारे सामने सवाल है। पूरी तौर से लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है, बहुत सी कमियां हैं, लेकिन फिर भी क्या हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, ये हमें सोचना है। बेटा ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार इस चैप्टर को फिर से पूरा पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ में आएगा। कुछ साल के बाद हम भी वोट देने जाएंगे तो हमें से पहले से मालूम होना चाहिए क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। वर्कशीट डाल दी जाएगी, वो वर्कशीट सिविक्स की कॉपी में ही करना है। पहले भी हम कर चुके हैं सिविक्स की कॉपी में काम, तुमने अलग से कॉपी बना रखी होगी, सिविक्स की कॉपी में काम करना है और अपना पूरा काम करना। अच्छा, एक बात मैं तुम लोगों से बोलना मांगती हूँ, स्पेशली 9th A से, हिमांशु 1, हिमांशु 2, हिमांशु 3, ये क्या अटेंडेंस है? मैंने कितनी बार बोला है कि अपना फुल नेम लिखो। मैं इस बार अगर ऐसे अटेंडेंस आई, चाहे वो हिमांशु हो, कुणाल हो, कोई भी हो, 2 नाम के 3 नाम के अगर एक ही क्लास में बच्चे हैं, चाहे वो 9th भी है वो 9th है, अपना पूरा नाम लिखो। मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। हो सकता है तुम हिमांशु 1 हो और मैं लगा दूँ हिमांशु 2 में। अगर मेरे पास पूरा नाम लिख के आएगा इसके ऊपर, ग्रुप के ऊपर, तो ही मैं अटेंडेंस दूंगी। तो उस दिन मैं तुम लोग को पूरी एब्सेंट अटेंडेंस दूंगी। मत बोलना कि मैम हमने तो क्लास अटेंड की थी, आपने मेरी एब्सेंट लगा दी। ठीक है, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, वर्कशीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूरा करेंगे, चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, घर में रहेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।